ये पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है 2020 सत्र में। यह सत्र कोविड-19 के कारण दूरस्थ शिक्षा का सत्र बन गया है। अतः हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार को दूरस्थ शिक्षा के द्वारा ही हम इस प्रकार से क्लासेस लेंगे। मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दूं कि आपके इस बार दो सब विषय हैं, मातृ एवं शिशु देखभाल और प्रसार शिक्षा एवं संचार, दोनों 50-50 नंबर के हैं। इसके अलावा दो प्रैक्टिकल हैं। मातृ एवं शिशु देखभाल ही है प्रथम प्रैक्टिकल, जो भी 50 नंबर का है, और दूसरा हमने वोकेशनल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल लिया है, डाइंग एंड प्रिंटिंग, रंगाई एवं छपाई। अब हम बात करते हैं पहले मातृ एवं शिशु देखभाल प्रथम पेपर की। इसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो आपकी माता का स्वास्थ्य से है, जिसमें आप मासिक धर्म या ऋतुस्राव एवं प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद गर्भधारण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसके लक्षण, गर्भकालीन विकास, सामान्य कष्ट, उनके देखभाल, गर्भपात और गर्भपात के कारण एवं देखभाल। इसके अलावा तीसरा गर्भावस्था के समय किस प्रकार से पोषणात्मक देखभाल करनी चाहिए, यह भी देखेंगे। पंजीकरण, जिसमें हम गर्भवती स्त्री का पंजीकरण किस प्रकार से कराना चाहिए, उसके क्या सामान्य कष्ट हैं, उन कष्टों से उसकी देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए। टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे कि कब कब गर्भवती स्त्री को कौन से टीके लगने चाहिए। एक प्रेगनेंसी किट आता है, उस प्रेगनेंसी किट का क्या यूज़ है यह देखेंगे। और नियमित जांच गर्भवती स्त्री की कब करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था के कुछ खतरनाक संकेत होते हैं, जिनको भी हमें जानना ज़रूरी है, और उनसे उसकी देखभाल किस प्रकार करेंगे यह जानना ज़रूरी है। हम आज सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ऋतुस्राव से। ऋतुस्राव क्या है? प्रत्येक स्त्री के गर्भाशय से रक्त, श्लेष्मा, अनिश्चित अंडाणु और श्वेत रक्त कणिकाएँ इत्यादि का स्राव प्रति 26 से 28 के दिनों के अवधि में होता रहता है, और जो कि 4 से 5 दिन तक यह चलता रहता है। इसी को ही हम कहते हैं रजोधर्म या मासिक धर्म। ऋतुस्राव 12 से 14 वर्ष में प्रारंभ होता है और 48 से 50 वर्ष में पूर्ण हो जाता है, जिसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। एक्चुअली में ऋतुस्राव क्यों होता है कि जब अंडाणु का शुक्राणु के द्वारा निषेचन नहीं होता, अर्थात भ्रूण के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ या गर्भधारण की प्रक्रिया नहीं होती है, उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के स्त्रावण को कम कर देता है। ठीक है, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अर्थात पीयूष ग्रंथि के स्रावण हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्रावण कम हो गया, और इसके स्त्रावण के कम होने से क्या होता है कि रक्त का स्राव जो है वो गर्भाशय में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, रक्त संचार बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, वहाँ इकट्ठा होने लगता है। इस प्रेशर के कारण जो श्लेष्मिक कला होती है वो फट जाती है, और श्लेष्मिक कला के फटने के कारण यह स्राव जो है वो बाहर निकलने लग जाता है योनि से, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। ऋतुस्राव में रक्त के साथ साथ श्लेष्मा होता है, एंडोमेट्रियल स्ट्रिप्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, और अनिश्चित अंडाणु उपस्थित रहते हैं इसमें, और रक्त जो है वो रक्तस्राव के तुरंत बाद जम जाता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन जो हैं वो ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी रहते हैं, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये 4 हार्मोन हैं जो कि किसी भी ऋतुस्राव के लिए उत्तरदायी रहते हैं। ऋतुस्राव की जो प्रक्रिया होती है वो 2 चरणों में विभाजित की गई है, प्रोलिफेरेटिव चरण और काल संचक स्त्रावण, या फिर हम कह सकते हैं स्त्रावण चरण। प्रोलिफेरेटिव चरण में क्या होता है कि ऋतुस्राव के इस चरण में अंडपुटिका का विकास बहुत तीव्र गति से होता है तथा अंडपुटिका परिपक्वता की ओर बढ़ती है। अंडपुटिका का विकास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्त्रावण से होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है। इस चरण के अंदर एस्ट्रस चरण तथा पुटिका चरण भी हम इसको कह सकते हैं।
क्योंकि इस चरण में क्यों कहना है, क्योंकि ग्राफीन पुटिका जो है वो परिपक्व हो जाती है। यह चित्र आप देख सकते हैं, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और अंडाशय परिवर्तन इसमें हमने दिखाए हैं कि 5 दिन में क्या होगा, 7th डे क्या होगा, 8th क्या होगा, 14th डे क्या होगा, 21st डे क्या होगा, 20th डे क्या होगा। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो गर्भाशय स्तर की टूट फूट की मरम्मत करता है तथा निश्चित डिंब हेतु स्थान तैयार करता है। निरंतर कोशिका विभाजन के कारण गर्भाशय स्तर मोटा हो जाता है तथा इसमें श्लेष्मिक ग्रंथि और रक्तवाहिनियों की वृद्धि हो जाती है। यह चरण 10 से 14 दिन तक चलता रहता है। 14वें दिन ग्राफीन पुटिका फट जाती है और अंडोत्सर्ग हो जाता है। यहाँ हम जिसको अंडशरण भी कह सकते हैं। अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है। उसके पश्चात प्रारंभ होता है काल संचक्र चरण। काल संचक्र चरण अंडोत्सर्ग के पश्चात प्रारंभ होता है और इस चरण में फटी हुई जो ग्राफीन पुटिका थी, जो पहले चरण में थी, वो पित्तपिंड हार्मोन का स्रावन करती है। इस पित्तपिंड हार्मोन को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अधिक स्रावन के कारण जो गर्भाशय का स्तर है उसकी श्लेष्मिक ग्रंथियाँ में श्लेष्मा बहुत अधिक बढ़ने लगता है तथा रक्तवाहिनियों में रक्त का संचार बहुत तेज़ी से होने लगता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु की जीवन अवधि काफ़ी कम हो जाती है और ये 8 से 10 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। इस बीच अगर संभोग की क्रिया या मैथुन की क्रिया हो जाती है तब तो अंडाणु शुक्राणु के द्वारा निषेचित हो जाता है, नहीं तो अब इसी निषेचन की क्रिया हमें यह सगर्भता या गर्भधारण कहलाती है। परंतु अगर अंडाणु का निषेचन शुक्राणु के द्वारा